हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज समानता के टॉपिक से रिलेटेड अपनी इस वीडियो लेक्चर सीरीज के पार्ट 3 में आज हम चर्चा करेंगे अवसर की समानता यानी कि इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के विचार के बारे में, और उसकी तुलना करेंगे परिणाम की समानता यानी कि इक्वेलिटी ऑफ आउटकम के कॉन्सेप्ट से। और दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए हम ये भी जानेंगे कि आज की दुनिया में अधिकतर देशों में इन दोनों में से ही कौन से कॉन्सेप्ट को अधिकतर लोकप्रियता प्राप्त हो रही है, कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है इन दोनों में से जिसको अधिकतर देशों में मान्यता मिल रही है। इसके बारे में भी हम इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे। दोस्तों, अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं परिणाम की समानता के विचार के बारे में। परिणाम की समानता का विचार यानी कि इक्वेलिटी ऑफ आउटकम। इक्वेलिटी ऑफ आउटकम यानी कि परिणाम की समानता के जो विचारक हैं वो क्या करते हैं, समाज में अक्षर से समानता का समर्थन करते हैं। अक्षर से समानता का मतलब क्या हुआ, समाज में बिल्कुल समानता की बात करते हैं। वो किसी भी तरीके की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक असमानता का विरोध करते हैं। वो चाहते हैं कि व्यक्ति मूल रूप से या पूरी तरीके से समान हो जाए। परिणाम की समानता के विचारक इस बात पे भी फोकस करते हैं कि व्यक्तियों द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनके परिणामों में भी समानता होनी चाहिए। आप इस ऐसे भी इसको देख सकते हैं कि दो व्यक्ति हैं या दो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो क्लास में पढ़ रहे हैं और एग्जाम के टाइम पे वो जो है एग्जाम देने जा रहे हैं। पर उनमें से एक जो बच्चा है वो बहुत अधिक पढ़ के आया है और एक बच्चा जो है उसने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है। तो परिणाम की समानता के जो विचारक हैं वो दोनों को समान मार्क्स देने पे फोकस करेंगे। वो इस बात का समर्थन करेंगे कि दोनों को लगभग लगभग एवरेज मार्क्स दे देने चाहिए। बल्कि ये नहीं मानेंगे कि एक व्यक्ति ने ज्यादा मेहनत करी है तो उसको ज्यादा नंबर मिलने चाहिए। बल्कि वो इस बात पे फोकस करेंगे कि दोनों को ही एवरेज नंबर से पास कर दो तो वही बेहतर होगा, जिससे कि दोनों समान होंगे, दोनों के जो परीक्षा के जो परिणाम है वो समान होंगे। तो ये जो परिणाम की समानता के जो ये विचारक है वो पूरी तरीके से व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे कार्यों के परिणामों की समानता पे बात करते हैं। परिणाम की समानता के जो विचारक हैं वो समाज में धन संपदा, ठीक है, सामाजिक वस्तुओं, ठीक है, शक्तियों, इन तीनों ही तरीके की वस्तुओं का क्या करते हैं, समाज में समान रूप से वितरण करने का समर्थन करते हैं। वो ये नहीं मानते कि समाज में व्यक्तियों के बीच में किसी भी तरीके की आर्थिक असमानताएं होनी चाहिए। वो इस बात का भी सीधा विरोध करते हैं कि समाज में व्यक्तियों के बीच में सामाजिक रूप से किसी भी तरह की असमानता होनी चाहिए, पद प्रतिष्ठा या धन दौलत के आधार पर किसी भी तरीके की असमानता होनी चाहिए। वो ये बात करते हैं कि व्यक्तियों में मूल रूप से समानता ही होनी चाहिए। आप इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। दोनों ही जो है जूते बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते हैं और दोनों ही जूते प्रतिदिन जो है कम से कम जितने उनसे हो सकता है उतने जूतों का वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और जितने वो जूते मैन्युफैक्चर करते हैं उसी के आधार पे, उसी के बेस पे उनको जो है सैलरी या पैसे मिलते हैं। तो एक व्यक्ति ए जो है वो क्या करता है, उसकी जीवन में कई सारी उसकी महत्वाकांक्षा है, कई सारे उसके एम्बिशंस है। वो चाहता है कि जीवन में मैं घर खरीदूं, कार लूं, या जो भी वो आर्थिक वस्तुएं चाहता है वो खरीदना चाहता है। इस वजह से वो क्या करता है, ज्यादा जूते बनाता है। कम से कम वो एक दिन में 30 जूते बनाता है। जबकि जो बंदा बी है वो क्या करता है, उसके जीवन में ज्यादा आर्थिक महत्वाकांक्षाएं नहीं है, ज्यादा उसको जो है किसी चीज की नीड नहीं है। तो वो क्या करता है, एक दिन में कम से कम इतने ही जूते बनाता है, मान लीजिए 10 जूते बनाता है, जिससे कि उसका काम चल जाए, उसे इतनी सैलरी या इतना पगार जरूर मिल जाए जिससे कि वो अपना जीवन चला ले, अपना जरूरी काम की जो वस्तु है उनको इकट्ठा कर ले। तो ये दोनों ही व्यक्ति जो है परिश्रम कर रहे हैं। ठीक है, एक व्यक्ति ज्यादा परिश्रम कर रहा है, एक व्यक्ति कम परिश्रम कर रहा है। तो जो परिणाम की समानता के जो विचारक है वो क्या कहेंगे कि जो अधिक व्यक्ति परिश्रम कर रहा है उसके परिश्रम पे ध्यान नहीं देंगे, बल्कि वो क्या ही कहेंगे कि दोनों अगर उत्पादन कर रहे हैं तो दोनों को समान रूप से सैलरी मिलनी चाहिए। और इस बात पे फोकस नहीं करेंगे कि दोनों की कितने दोनों ने एफर्ट डाला है, कितना दोनों ने मेहनत करी है, इस बात पे फोकस नहीं करेंगे। तो जो परिणाम की समानता के जो विचारक है उसमें सबसे पहला नाम तो आता है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स के बारे में मैंने इस वीडियो लेक्चर सीरीज में पहले भी चर्चा की थी। कार्ल मार्क्स 19वीं सदी के विचारक है जो कि पश्चिमी यूरोप में जन्मे थे, और उन्होंने पश्चिमी यूरोप में उस समय जो फैल रही थी आर्थिक असमानता उसका विरोध किया, और पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करते हुए अपना एक साम्यवादी समाज का मॉडल प्रस्तुत किया। साम्यवादी समाज का मॉडल प्रस्तुत करते हुए उन्होंने क्या किया, परिणाम की समानता का ही जो विचार है उसका उपयोग किया। उन्होंने बोला कि साम्यवादी समाज एक ऐसा समाज होगा जहां पर किसी भी तरीके का क्लास डिवीजन नहीं होगा, वर्ग विभाजन नहीं होगा, लोगों के बीच में अधिक से अधिक समानता पाई जाएगी। लोगों में इतनी ज्यादा आर्थिक समानताएं नहीं होंगी, आर्थिक असमानताएं नहीं होंगी कि लोगों में जो है कोई बहुत ही ज्यादा गरीब हो जाए, कोई बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाए। इस तरीके की आर्थिक असमानताएं साम्यवादी समाज में मौजूद नहीं होगी। इसी साम्यवादी समाज के मॉडल को क्या किया, लेनिन ने 1917 में जो रूस की क्रांति हुई थी उसी के आधार पर उन्होंने रूस की क्रांति के बाद इसी साम्यवादी मॉडल को अपने देश में यानी कि पूर्वी सोवियत संघ में, भूतपूर्व सोवियत संघ में अपनाया। उसके बाद
चाइना ने भी 1949 में माओ के नेतृत्व में इसी साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया और पूर्वी यूरोप के देशों ने तो इसको अपनाया। ठीक है, साथ साथ में भारत ने भी आंशिक रूप से इसी परिणाम की समानता पर आधारित साम्यवादी मॉडल को अपनाया। लेकिन आपने देखा होगा कि अंत में क्या हुआ कि 1981 में साम्यवादी व्यवस्था का पतन हुआ और ये पूरी तरीके से परिणाम की समानता का जो विचार है वो फेल हो गया। परिणाम की समानता के जो विचारक है वो पूरी तरीके से क्या करते हैं, समाज में समानता पे ही फोकस करते हैं। इतना फोकस करते हैं कि स्वतंत्रता की कीमत पर समानता के विचार पर बल देते हैं, बल्कि वो व्यक्तियों के स्वतंत्रता के अधिकार को भी कर्टेल कर देते हैं, कम कर देते हैं, क्योंकि वो समाज में ज्यादा से ज्यादा समानता स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए जो परिणाम की समानता के जो विचारक हैं वो पूरी तरीके से फोकस करते हैं कि समाज में किसी भी तरीके की असमानता नहीं होनी चाहिए, अक्षरशः समानता होनी चाहिए। इस विचार की सबसे ज्यादा अस्वीकारता तो तभी हमें देखने को मिली जब 1991 में ये सोवियत संघ का पतन हो गया। परिणाम की समानता का विचार पूरी तरीके से फेल हो गया, क्योंकि ये परिश्रमी लोगों को, प्रतिभावान लोगों को क्या करता था, डिमोटिवेट करता था। और जो आलसी होते थे या कम मेहनत करते थे उन लोगों को ये जो है उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग फल नहीं देता था, बल्कि उससे ज्यादा ही देता था। तो इससे ऑटोमेटिकली ये व्यवस्था जो है पूरी तरीके से 1991 में फेल हो गई और इस परिणाम की समानता का जो विचार है पूरी तरीके से अलुप्त साबित हुआ। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अवसर की समानता के विचार के बारे में, यानी कि इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का कॉन्सेप्ट। इसके जो विचारक हैं, जो इसके समर्थक विचारक हैं, वो कहते हैं कि प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को कुछ ना कुछ योग्यताएं दी हैं, कुछ ना कुछ प्रतिभाएं लोगों में दी है, परंतु उनके पास आवश्यक संसाधन ना होने की वजह से लोग क्या कर पाते हैं, अपनी उन प्रतिभाओं का विकास नहीं कर पाते। इस वजह से वो समाज में पीछे रह जाते हैं और जिन भी लोगों को समाज में जो है मूलभूत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता होती है, वो अपनी प्रतिभा का विकास कर लेते हैं और समाज में आगे बढ़ जाते हैं। तो जो अवसर की समानता के जो भी विचारक है ना, वो ये कहते हैं कि सभी व्यक्तियों को कम से कम उनकी मूलभूत आवश्यकता की वस्तुएं उनके पास जरूर होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था रोनाल्ड डॉर्किंग के बारे में, ठीक है, जॉन रॉल्स के बारे में, जो कि कहते हैं कि सभी व्यक्तियों में प्राथमिक वस्तुओं का, आवश्यक प्राथमिक वस्तुओं का समान रूप से वितरण करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद व्यक्ति की खुद की परिश्रम या व्यक्ति की खुद की मेहनत और उसकी प्रतिभा ये डिसाइड करेगी कि वो व्यक्ति कितना आगे तक जाता है या कितनी अपनी तरक्की करता है। परंतु अपनी तरक्की करने से पहले उसके पास कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की वस्तुएं होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने एग्जांपल में ही बताया था कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास ये मूलभूत आवश्यकताएं भी नहीं होंगी तो फिर व्यक्ति अपना विकास कैसे कर पाएगा? वो तो अपनी इन्हीं जरूरी मूलभूत आवश्यकताओं को जुटाने में ही अपना जीवन खर्च कर जाएगा। आप में से कई सारे लोग आप देखते होंगे जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति में होते हैं, वो अपना पूरा जीवन केवल खाने कमाने में ही व्यर्थ कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। उनको कभी अवसर ही नहीं मिल पाता है कि वो अपनी प्राकृतिक प्रतिभाओं पर ध्यान देते हुए उसका विकास कर सके, इतने उनके पास संसाधन ही नहीं होते। इसलिए जो अवसर की समानता के जो विचारक हैं वो कहते हैं कि सभी व्यक्तियों को कम से कम प्राथमिक वस्तुओं का जो वितरण है वो समान रूप से कर देना चाहिए उनमें। उनको ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं जो है उनकी पूरी होनी चाहिए ताकि उनको अवसर मिल सके कि वो अपना जो ध्यान है वो अपनी प्राकृतिक प्रतिभाओं के विकास में लगा सके, अपना जो फोकस है वो अपने विकास में लगा सके। तो ये जो अवसर की समानता के विचारक है वो ये मान के चलते हैं कि व्यक्तियों में अलग अलग तरह की प्रतिभा एवं योग्यताएं होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और व्यक्ति वो मान के चलते हैं कि व्यक्ति की यह प्रतिभाएं अपूर्ण होती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि प्रकृति हर हर किसी व्यक्ति को कुछ योग्यताएं देती है, कुछ प्रतिभाएं देती है, लेकिन वो अपूर्ण होती है। अगर हम उनको उनको जरूरत होती है कि हम उसका विकास करें। और विकास कब कर सकेंगे? जब हमारे पास में रिसोर्सेज होंगे, संसाधन होंगे। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए पढ़ने में अच्छा है, तो अगर उसको स्कूल कॉलेज नहीं मिले, अच्छी किताबें नहीं मिलेंगी, अच्छी कोचिंग नहीं मिलेगी, अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, तो वो अपनी उस पढ़ने लिखने की प्रतिभा का सही से विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए जो अवसर की समानता के जो विचारक है वो कहते हैं कि सभी व्यक्तियों को कम से कम मूलभूत प्राथमिक वस्तुओं को तो जरूर ही उपलब्ध करवा देना चाहिए, ताकि व्यक्ति अपना विकास कर सके और समाज में आगे बढ़ सके। उसके बाद जो भी वो अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से अर्जित करता है वो उसका खुद का है। उसपे किसी भी और का अधिकार नहीं है। और व्यक्ति ने वो मेहनत से जो प्राप्त किया है उस प्राप्त की हुई चीज का समाज में फिर से बंटवारा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का भी अधिकार है। जो अवसर की समानता के जो विचारक है ना, वो समानता के साथ साथ वो क्या करते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार पे भी बल देते हैं। आपको इससे पहले जब मैंने परिणाम की समानता के बारे में बताया था, तो वो जो परिणाम की समानता के जो विचारक थे वो लोग केवल और केवल समानता समानता के ही अधिकार पर बल दे रहे थे। स्वतंत्रता के अधिकार के तो व्यक्ति के जो स्वतंत्रता के अधिकार है उसको तो कर्टेल कर दे रहे थे, कम कर देते थे। लेकिन जो अवसर की समानता के जो विचारक हैं वो ये कहते हैं कि स्टार्टिंग लाइन में जहां से व्यक्ति सब स्टार्ट करे वो बस समान होनी चाहिए। उसके बाद व्यक्ति को इस स्वतंत्रता का उनको अधिकार है कि वो अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से अपना विकास कर सके। अवसर की समानता के जो विचारक है वो अवसर की समानता के इस विचार को तो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरीके से लागू करने की वकालत करते हैं। तो अब हम उन दो स्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं। उसमें से जो पहली स्थिति है वह है प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति, यानी कि कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। क्या है ये स्थिति?
ये एक ऐसी स्थिति है जैसे कि हमने कल्पना करते हैं एक रेस में क्या होता है, किसी एक रेस में जब सारे एथलीट्स दौड़ते हैं तो सभी लोग एक ही समान लाइन पे होते हैं, सभी लोगों को एक ही तरह की लंबी दूरी तय करनी होती है, सभी का टेस्ट किया जाता है कि किसी ने कोई उत्तेजक दवा तो नहीं ले रखी, है ना? तो सभी के साथ जो होता है समान व्यवहार किया जाता है, उसमें किसी की पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि, आर्थिक बैकग्राउंड किसी भी तरीके का इसकी जांच नहीं होती, बस वहां पर सबको जो नियम है उसके अनुसार सबको चलना होता है। और नियम क्या होते हैं, सबको सेम स्टार्टिंग लाइन से शुरू करना है, सबको सेम दूरी तय करनी है और सबको एक ही जगह पे पहुंचना है। तो ये जो प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति है, कॉम्पिटेटिव सिचुएशन है, उसमें अवसर की समानता के विचारक कहते हैं कि इसमें सभी व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, समान तरीके से ट्रीट करना चाहिए। अगर सभी व्यक्ति समान जगह से शुरुआत करेंगे तो फिर अगर आगे चल के व्यक्तियों की प्रतिभा और अवसर पे ही ये डिपेंड करेगा कि व्यक्ति कितना आगे जाता है समाज में या कितना पीछे रह जाता है। ठीक है, तो अवसर की समानता के जो विचारक हैं वो प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति यानी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में कहते हैं ये एक रेस की तरह होती है और इसमें सभी व्यक्तियों को समान ट्रीट किया जाता है। इस स्थिति में क्या होता है, राज्य की क्या भूमिका होती है प्रैक्टिकल लाइफ में, समाज में? इस स्थिति में क्या होता है, समाज में राज्य की जो भूमिका होती है वो होती है कि सभी लोगों के लिए बस समान नियम बना दे, है ना? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखे। राज्य क्या है, अपने जो कानूनों को सही तरीके से लागू करे, ठीक है? सभी के साथ समान व्यवहार करे, सभी के साथ निष्पक्ष व्यवहार करे और सभी व्यक्तियों को मौका दे कि वो अपनी प्रतिभाओं का या अपनी मेहनत से वो समाज में कोई भी अचीवमेंट या कोई भी उपलब्धि प्राप्त कर सके। तो इस स्थिति में क्या होता है, राज्य को केवल एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में काम करना पड़ता है। मतलब वो केवल व्यक्तियों के बीच में या एक तरीके से लोगों के बीच में केवल एक कानून व्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करता है। प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति है, ये मार्केट इकोनॉमी पे ही पूरी तरीके से लागू होती है। ये किन देशों में फॉलो की जाती है? अवसर की समानता का ये विचार जो कॉम्पिटिटिव सिचुएशन पे आधारित है वो है विकसित देशों में पाया जाता है। विकसित देशों में ये मान के चला जाता है कि सभी लोग इतने डेवलप हो चुके हैं कि सभी के पास मूलभूत संसाधन उपलब्ध है। तो इसलिए विकसित देशों की जो सरकारें होती हैं वो सभी लोगों को कोशिश करती हैं कि उनको समान अवसर दिए जाए, कानूनों को अच्छे से लागू करवा दिया जाए, व्यक्तियों को समान तरीके से ट्रीट किया जाए। उसके बाद अगर वो अपनी प्रतिभा से या अपनी मेहनत से कुछ भी समाज में अचीव करते हैं तो उसके वो खुद हकदार हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी स्थिति के बारे में। दूसरी स्थिति है गैर प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति, ठीक है? नॉन कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। इस स्थिति में क्या होता है, जो अवसर की समानता के जो विचारक हैं वो कहते हैं कि इस स्थिति में व्यक्तियों को समान तरीके से हम लोग नहीं ट्रीट कर सकते। हम एक रेस में, एक एग्जाम में जैसे सभी बच्चे बैठते हैं, सभी एग्जाम देते हैं, जो अच्छा परफॉर्म करता है सभी के उसी हिसाब से उसको नंबर मिलते हैं। वो इस स्थिति को यहाँ पर लागू नहीं करते हैं। एक तरीके की सामान्य स्थिति है। इसमें ये देशन में ये मान के चलते हैं कि कोई भी गरीब दयनीय स्थिति का कोई व्यक्ति है, उसके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो राज्य की इसमें इस स्थिति में भूमिका बढ़ जाती है और राज्य क्या करता है, ऐसे गरीब, शोषित, वंचित व्यक्तियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता है और उनको समाज में बराबर या कम से कम स्टार्टिंग पॉइंट पे सामान लाने की कोशिश करता है, जिससे कि वो एक नॉर्मल या सामान्य मुख्यधारा के व्यक्ति के साथ बराबर तरीके से कम्पीट कर सके और उसके बाद जब वो कंपटीशन करें और उसके बाद जो अलग अलग परिणाम निकल के आए वो मान्य होंगे पूरी तरीके से। तो इसलिए जो ये स्थिति है नॉन कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, इसमें क्या करती है राज्य, जैसे कि आपने भारत में भी देखा होगा, राज्य कोशिश करती है कि जैसे कि दलित समाज को, वंचित समाज को, आदिवासी समाज को आरक्षण के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। तो समाज में जो पीछे छूट चुके हुए लोग हैं या जो भी प्राचीन काल से सामाजिक असमानताओं का सामना करते आ रहे हैं, ठीक है, वो पीछे छूट चुके हैं, उनको मौका देती है कि वो लोग भी आगे आ सके और समाज में जो मुख्य धारा के जो संपन्न वर्ग के साथ बराबर से कॉम्पीट कर सके और उसके बाद अपना विकास निश्चित कर सके। तो ये गैर प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति जो है, नॉन कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है, मोस्टली अल्प विकसित और विकासशील देशों में लागू की जाती है। भारत एक विकासशील देश है, तो यहाँ पर भी ये गैर प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति जो है वो पूरी तरीके से लागू होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम इस समानता के अपने इस टॉपिक को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बगल में जो बेल आइकन बना है उसको दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए और तुरंत आप मुझसे कनेक्ट हो सकें। तो दोस्तों, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत नमस्कार।